हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को। इसमें आज हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, इस चीज को हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो आज है हमारा वो है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर की तरह। अगर हम लोग बात करें उनके कंडक्टिविटी के बेसिस पर, तो जो हमारे ऐसे मटेरियल्स जिनकी की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है उनको हम लोग बोलते हैं मेटल या फिर कंडक्टर्स। जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी ना तो मेटल्स के जैसे होती है ना इंसुलेटर्स की जैसे होती है, कहीं बीच पर लाई करती है, उसको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस हैं या कह लीजिए सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स हैं कि इनको सुटेबल कंडीशंस अगर मिल जाए तो वो मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इस कारण से क्योंकि इनकी वेरिंग प्रॉपर्टी होती है तो वो कुछ आधे अधूरे कंडक्टर्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स कहते हैं इनको। सेमी से मतलब होता है पूरी तरीके से नहीं, हमारा आधा। तो सेमीकंडक्टर्स यानी कि पूरी तरीके से नहीं है, अर्ध चालक इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ पी एंड सिग्मा गिवन अबव जो यहाँ पर है हमारी, वो कैसी है? वो एक इंडिकेटिव वैल्यू है, एक रेंज में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अपना डिस्कशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम्स या कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ते हैं। क्योंकि ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में, ये सारी चीजें हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कई तरीके के होते हैं जहां पर कि दो एलिमेंट्स को मिलाकर सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग आगे यहाँ से आगे बढ़ते हुए और पहुंचते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स, जो कि आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी एक आइसोलेटेड एटम के जो एनर्जी होते हैं वो डिसाइड होती है किससे, कि वो किस ऑर्बिट में मौजूद है। ठीक है, यानी कि एक एटम है हमारा, तो एटम के सेंटर पर हमारा न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि उस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो कितना होगा। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसकी एनर्जी कितनी होगी वो डिसाइड करेगा कि वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब होता क्या है कि जब हमारे एटम्स पास पास आते हैं एक सॉलिड फॉर्म करने के लिए, तो वो इतने क्लोज आ चुके होते हैं कि उनके जो आउटर ऑर्बिट्स होते हैं वो दूसरे नेबरिंग एटम के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो 1H1 होता है हमारा, यानी कि सेंटर पर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बगल में एक आया ऐसे यहां पर, और ये क्या हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर और एक इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर। ठीक है, अब इनको अगर हम काफी पास ले आए तो होगा क्या कि ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का ये जो ऑर्बिट है ये ओवरलैप करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ओवरलैप। ये या तो बहुत कम डिस्टेंस बचेगी इनके बीच में, या तो ये ओवरलैप ही कर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इनमें ओवरलैप हो जाएगा, ये जो हमारा है उसके बीच में ओवरलैप ही हमें मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब इनके ओवरलैप की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो यहां पर होता है वो उसका मोशन बहुत अलग तरीके से होता है। ठीक है, दिस वुड मेक द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इन अ सॉलिड वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उससे बहुत डिफरेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक सॉलिड स्टेट में, अगर हम लोग बात करें। या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का अगर हम एक एटम की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा, इधर 2, इधर 8 और इधर 1, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से फिर यहाँ पर अगर दूसरा एटम होगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसके बहुत पास आ गया, तो ये क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत पास आ गए। अब इनके इतने पास आने की वजह से यहाँ पर
ये जो हमारे ऑर्बिट्स है वो ओवरलैप करते हैं और इनके ओवरलैप से एक नए तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोशन होना चालू होता है। तो इनसाइड द क्रिस्टल each electron has a unique position and no two electrons see exactly the same pattern of surroundings charges। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर, जैसे कोई हमारा क्रिस्टल फॉर्म है, उसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक यूनिक पोजीशन को एक्वायर करता है और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे पैटर्न जो उसके चारों तरफ मतलब मौजूद है उसको ऑब्जर्व नहीं करते। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक अलग पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डिफरेंट एनर्जी लेवल, जिसके कारण से क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, यहां पर कैसा वेरिएशन होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी का वेरिएशन होता है और इनके इस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, एनर्जी बैंड्स। क्या बन गया, एनर्जी बैंड्स। यानी कि जब हमारे पास एटम्स अलग अलग रखे हुए थे, ठीक है, जब हमारे पास एटम्स क्या थे, अलग अलग रखे हुए थे, ऐसे और ऐसे दूर दूर, तो इनके बैंड्स थे, यहां पर एनर्जी बैंड्स थे, स्पेस ऐसे एनर्जी बैंड्स हैं। ठीक है, बट जब इनको बहुत पास ले आया गया, इनको बहुत पास लाने पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन अब अलग तरीके से चीजें देख रहा है, जिसके कारण से जो इनके एनर्जी लेवल्स होते हैं वो थोड़े से, एक या तो कम हो जाएगा, एक थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और इस तरीके से एक, क्योंकि अब एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो, गौर से देखना, जैसे कि ये एटम है, इस एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, जैसे 1 प्रोटॉन है यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी तरीके से एक यहां पर है और इसकी जो है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये कब है, जब ये दोनों दूर दूर है, बट जब ये पास आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो सकता है वो कितनी हो जाए, -13.6 से 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ऐसा हो जाए, और इसकी हो जाए -13.6 और यहाँ पर, या फिर 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ ऐसा हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा कि इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं, एक की थोड़ी सी वैल्यू कम है, एक की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर इनको हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होगा कि इसका एक का एनर्जी लेवल ऐसा और दूसरे का एनर्जी लेवल ऐसा। अगर आपको याद हो, पिछले चैप्टर में और उसके पिछले चैप्टर में हम लोग ने जब बैंड डायग्राम की बात करी थी, बेसिकली एटम्स पर जब हम लोग ने एटमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा था, तो वहां पर बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ा था, और वो भी कैसा था, स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो रहा था वहां पर। तो एक्चुअली में वहां पर ऐसा बैंड नहीं था कि बहुत ढेर सारे, वहां पर एनर्जी लेवल्स थे। क्या थे, मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि वहां पर भी आपने बैंड जैसी चीज पढ़ी है, बट वो एक्चुअल में वहां बैंड नाम से आपने नहीं पढ़ा है, वहां पर क्या पढ़ा है, एनर्जी लेवल्स। तो एक एटम का वहां पर एनर्जी लेवल शो किया गया था। अब उसी तरीके के बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे एटम्स मौजूद हैं। तो 13.6 जहां पर था, उसके बाद 3.4 जहां पर था, उस जगह पर बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की वजह से यहां पर 13.6 पर ही बहुत ढेर सारे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से 3.4 के आसपास बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा 1.41 इधर बनता है, उस पे बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि यहां अब क्या हुआ इस जगह पर कि 1.41 नहीं, 1.51 जो यहाँ पर बनता है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत ढेर सारे एनर्जी लेवल्स ऐसे बन गए। अब इनके एनर्जी लेवल्स बनने के कारण ये देखो, यहाँ पर ये क्या हुआ, एक बैंड जैसा फॉर्म हो गया। क्या हो गया, बैंड जैसा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसके पास टेंडेंसी है कि वो क्या हो जाए, यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हल्के हल्के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के साथ बैठे होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के साथ यहाँ पर बैठे होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट एनर्जीज के साथ बैठे होंगे। तो वो सब अपने अपने एनर्जी लेवल पर होते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो एक पूरा स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आप लोग ने उस बैंड का सिर्फ एक हिस्सा देखा था जिससे कि वो बनता है, यानी कि आपने एनर्जी लेवल्स देखे थे। जब वही एनर्जी लेवल्स बहुत ढेर सारे एक साथ आ जाते हैं,
तो वो फॉर्म करते हैं बैंड। क्या फॉर्म करते हैं? बैंड। अब होता क्या है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब इंडिविजुअल एटम्स होते हैं तो सबका जैसे ग्राउंड स्टेट है, मान लीजिए हाइड्रोजन के केस में तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सबके लिए, ग्राउंड स्टेट -13.6। जब वही पास पास आ गए, जब वही एटम्स जब पास पास आ गए तो इन्हीं में थोड़ा सा अंतर हो जाता है एनर्जी लेवल्स का, क्योंकि जो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है अब एग्जैक्टली वैसे ही सराउंडिंग्स नहीं उनको मिलती है जैसे कि एक सिंगल एटम होने पर होती। ठीक है, समझे? इस कारण से ये क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स यहां पर हमारे मिलकर बहुत ढेर सारे वो एक बैंड फॉर्म कर लेते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई, मैं इसको फिर से समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसी एक आइसोलेटेड एटम पर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिसाइड होती है कि वो किस ऑर्बिट में है। ठीक है, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी डिसाइड होती है। बट जब वही एटम्स पास पास आते हैं और एक सॉलिड स्टेट को फॉर्म करते हैं तो वो इतने पास आ चुके होते हैं कि उनके आउटर ऑर्बिट्स जो होते हैं, जो आउटर ऑर्बिट्स मौजूद है, ठीक है, जहां पर के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसके अगल बगल वाले एटम्स भी क्योंकि बहुत पास आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो उनके हमारे ऑर्बिट्स हैं वो भी बहुत पास आ जाते हैं और ओवरलैप भी कर जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से यहां पर जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के मोशन होता है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एटम। इस केस में, सॉलिड के केस में, जो अब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, इस तरफ दूसरा भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो इनके जो मोशन का बिहेवियर है वो बदल जाता है। ठीक है। तो इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन। क्रिस्टल के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की एक यूनिक पोजीशन होती है और दो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे पैटर्न अपने चारों तरफ नहीं ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स सी एग्जैक्टली द सेम पैटर्न ऑफ सराउंडिंग्स चार्जेस। उसके चारों तरफ जो चार्जेस मौजूद होते हैं वो बिल्कुल वैसा महसूस नहीं करते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग दो इंडिविजुअल एटम्स की बात करें तो ये एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो अपने चारों तरफ चार्जेस को महसूस कर रहा है, वैसा ही यहां पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बस ये ध्यान देना कि ये दोनों एटम सेम अगर हम लोग ले रहे हैं, जैसे 1h1 ले अगर हम लोग, तो एक ये इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को ही महसूस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये एक प्रोटॉन को महसूस कर रहा है। जबकि जब यही अगर हमारे बने होते क्रिस्टल के फॉर्म पर, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि 1h1 का क्रिस्टल कहां से बना रहे हैं आप। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको समझ पे आए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जब बहुत ढेर सारे यहां पर हमारे एटम्स होंगे, ठीक है, उस समय अब एक जो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व कर रहा है उसके चारों तरफ मौजूद जो चार्जेस है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। उनका जो पोजीशन है वो एकदम अलग अलग हो जाएगा, जिसके कारण से उनके जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट लेवल हो जाएंगे। एनर्जी लेवल एकदम डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि पहले जब अलग अलग थे दोनों का, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी देखते तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। बट अब जब वो बहुत ढेर सारे ऐसे पास आ गए तो हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और वो जो वहां पर वेरिएशन होता है वो कंटिन्यूअस नेचर का बन जाता है। तो दीज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद कंटिन्यूअस एनर्जी वेरिएशन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड एनर्जी बैंड, और वो जो बनते हैं वो बन जाते हैं एनर्जी बैंड्स। यानी कि आपने जो एनर्जी लेवल्स अगर सीख लिया था तो एनर्जी लेवल्स ही वहां पर क्या हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे मौजूद हो जाते हैं और वही मिलकर क्या करते हैं, यहां पर एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये समझ पे आया यहां तक? ओके, तो एनर्जी बैंड्स व्हिच इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। तो ऐसे एनर्जी बैंड जो फॉर्म हुए किसकी वजह से, जिनमें की एनर्जी लेवल्स इंक्लूडेड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। यानी कि मान लीजिए कि क्या हुआ कि जैसे कि सोडियम है तो 281 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसा कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस
शेल वाली एनर्जी जब स्प्लिट होकर एक हमारा बनाती है, स्प्लिट से मतलब है कि उनकी एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है, स्प्लिट मतलब ऐसा ब्रेक नहीं होता, एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है, उनकी वजह से जो बैंड फॉर्म होता है, यानी कि वैलेंस सेल के कॉम्बिनेशन का जो हमारा बनता है वैलेंस बैंड, वो क्या कहलाता है, हम मतलब वो हमारा मतलब उनके एनर्जी लेवल से मिलकर जो एक बैंड फॉर्म होता है वो हमारा वैलेंस बैंड कहलाता है। ठीक है, तो द एनर्जी बैंड जहां पर कि हमारा एनर्जी लेवल्स इंक्लूडेड होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, कि जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उस वाले हमारे एनर्जी लेवल्स इंक्लूडेड होते हैं उस बैंड पर, वो कहलाता है हमारा वैलेंस बैंड। यानी कि समझिए इस बात को कि जो बैंड फॉर्मेशन है वो एनर्जी लेवल्स की वजह से। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल एटम थे तो जो एनर्जी लेवल्स हमारे सेम वैल्यू के थे, जब वो पास पास आते हैं तो उनकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है और एक कंटिन्यूअस वेरिएशन क्रिएट करते हैं, तो उस जगह पर हमें एक बैंड देखने को मिलता है उस पूरे मटेरियल के लिए जो वहां पर सॉलिड स्टेट में फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, जो आउटर मोस्ट मतलब होता, जहां पर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता। इसके जस्ट एबव, इसके जस्ट एबव जो इसकी नेक्स्ट एनर्जी होती है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड से नेक्स्ट ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से जस्ट एबव वाले बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो द एनर्जी बैंड एबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड विद नो एक्सटर्नल एनर्जी। अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए, अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी ना दी जाए तो सारे के सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में ही रिसाइड करते हैं। अगर हम किसी भी तरीके से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड ना करें तो जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इफ द लोवेस्ट लेवल इन द कंडक्शन बैंड हैपेंस टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। तो अगर मान लो कि क्या हुआ कि किसी तरीके से किसी कारण से ऐसा हो गया, समझिएगा इसको, अब ये जो मैं बात बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट है ये एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब दो एटम्स के जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, मतलब बहुत ढेर सारे, अब सॉलिड बन रहा है तो बहुत ढेर सारे वहां पर मौजूद होंगे, तो उन सबके जब एनर्जी लेवल्स मिलकर बैंड फॉर्म करते हैं, तो जो जैसे हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था हाइड्रोजन के केस में, अगर हम लोग देखें तो जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला हमारा एनर्जी लेवल था, वो जब एक सॉलिड स्टेट के फॉर्म पर आता है हाइड्रोजन, यहां पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बता रहा हूं ये कि बैंड कैसे फॉर्म होते हैं इसके लिए। तो यहां पर क्या होगा कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल ऐसा नहीं होगा कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही लाइन ऐसे नहीं बनेगी। होगा क्या, जैसे कि वही एक्सप्लेनेशन फिर से कि इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ जो चार्जेस है उनको डिफरेंट डिफरेंट फील करेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन जब एक सॉलिड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है अपने चारों तरफ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन महसूस करेगा, जिसके कारण से उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। रहेंगे इसी के आसपास, रहेंगे इसी के आसपास, बट क्या होगा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि इस एटम का एनर्जी लेवल या तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा या तो थोड़ा सा घट जाएगा, और ये ऐसे घटते बढ़ते हैं कि जब इन सारे के एनर्जी लेवल्स को कंबाइन करते हैं, जब सारे के एनर्जी लेवल्स को कंबाइन करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें एक मिलता है बैंड, जिसकी की एनर्जी में कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है। ये हो सकता है कि कहां से कहां तक हो, कुछ इसका वेरिएशन यहां से यहां तक हो, जैसे कि मान लीजिए कि -13 पॉइंट या ये -12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर माइनस, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट, हो सकता है ये -13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर यहाँ पर -13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कुछ ऐसा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मिले।
तो जो कभी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता था, अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन, हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट चार्ज कन्फिगरेशन उसको महसूस होता है, तो वो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स फॉर्म करता है, जो कि कंबाइन होने पर, मतलब एक कलेक्टिवली उसको देखने पर बैंड की तरह हमें दिखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। अगर हम लोग इसकी बात करें कि अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद थे तो ये वैलेंस बैंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस बैंड है। यहां पर जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि देखो, जो कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है इसके जस्ट वाला बैंड, जो इससे हायर एनर्जी वाला बैंड होता है, वो हो गया कंडक्शन बैंड। अब इस कंडक्शन बैंड का अगर जो ये लोवेस्ट एनर्जी है, इस कंडक्शन बैंड की जो लोवेस्ट एनर्जी बन रही है, वो कभी कभी क्या होती है, इतनी कम होती है कि वो इस वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी स्टेट से भी कम होती है। ठीक है, यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कंडक्शन बैंड का हायर है वो यहां पर है। ठीक है, तो इस कारण से में क्या मिलता है कि कंडक्शन बैंड का जो लोअर एनर्जी लेवल है वो भी इस वैलेंस बैंड के हायर एनर्जी लेवल से भी कम वैल्यू का अगर हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, ओवरलैप हो गए। तो यही लिखा हुआ है, इफ द लोवेस्ट लेवल, जो कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल है, इफ द लोवेस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, इस कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट लेवल है, हैपेंस टू बी लोअर देन द, हैपेंस टू बी क्या होता है कि उससे भी कम होता है, हैपेंस टू बी लोअर देन द हाईएस्ट लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, इस बैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल से भी कम हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन इजिली, अब अगर ऐसा होता है तो इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो कंडक्शन बैंड होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है, जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कंडक्शन बैंड और हमारा वैलेंस बैंड ओवरलैप कर गए तो यहां पर कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनटू इट। दिस इज द केस व्हेन मेटालिक, दिस इज द केस विद द मेटालिक कंडक्टर। ये केस होता है हमारा मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। समझे, जो बैंड फॉर्म होते हैं, बैंड यहां पर इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं कि कंडक्शन बैंड जो फॉर्म हो रहा है वो ओवरलैप कर जाता है वैलेंस बैंड के साथ। ठीक है, जिसके कारण से यहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, जिससे कि वहां पर कंडक्शन पॉसिबल होता है। और ये चीज होती है हमारी किस केस में, कंडक्टर्स के केस में हमारी यही चीज होती है, मेटालिक कंडक्टर्स के केस में यही चीज होती है, मेटालिक कंडक्टर्स के केस में। ठीक है, कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप करता है। तो बात समझ पे आई। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या कह लीजिए कि बैंड जो था, ठीक है, एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीज निकल कर आए कि मेटालिक कंडक्टर्स में होता क्या है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैप करता है, जिस कारण से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वो उनपे कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये केस हुआ हमारा मेटालिक कंडक्टर्स का। उसके बाद अगला है, इफ देयर इज सम गैप, अगर उस पे थोड़ा सा गैप हुआ, इफ देयर इज सम गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, अगर थोड़ा सा गैप हुआ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, यानी कि कंडक्शन बैंड ऐसा है और वैलेंस बैंड ऐसा है। ठीक है, ये सीबी और ये वीबी, तो electrons in the valence band all remains bound and no free electrons are available in the conduction band। और अगर ऐसा होता है तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में ही रहते हैं और उनको कंडक्शन बैंड में जाने का कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, जिसके कारण से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं। दिस मेक्स द मटेरियल एन इंसुलेटर, जो कि मटेरियल को क्या बना देता है, इंसुलेटर बना देता है। यानी कि इसका जो एनर्जी गैप होना चाहिए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हमारा क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा हुआ तो एनर्जी गैप,
ये क्या होता है यहाँ पर, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। वैसे मटेरियल्स क्या कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह, ठीक है। But some of the electrons from the valence band may gain external energy to cross the gap between the conduction band and the valence band. Then these electrons will move into conduction band. At the same time, they will create vacant energy levels in the valence band where other valence electron can move. Thus, the process creates the possibility of conduction due to electrons in conduction band as well as due to vacancy is in the valence band. हो सकता है कि किसी कारण से आप क्या करें कि यहां पर जो वैलेंस बैंड है वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दें कि वो जंप करके पहुंच जाए किसके पास, कंडक्शन बैंड के पास। तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और अपने पीछे एक खाली जगह छोड़ जाएगा जिसको कि बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल, ठीक है। जहां पर कि दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे इसको फिल कर सकते हैं, तो यहां पर एक होल बन जाएगा। फिर इसके बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां आ जाएगा, तो यहां होल बन जाएगा। तो इस तरीके से ये अब यहां पर कंडक्शन हो सकता है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कंडक्शन के होने की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कि जो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम है उसके केस में क्या होता है कि क्योंकि जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा डिस्कशन है वो सेमीकंडक्टर्स को लेकर ही है, तो हम लोग वहां पर पहुंचे सेमीकंडक्टर के केस में कि वहां पर एक्चुअल में क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सिलिकॉन और या फिर जर्मेनियम। लेट अस सपोज यहां पर कितने एटम्स हैं, एन एटम्स है। कितने एटम्स हैं, एन एटम्स। तो फॉर एसआई सिलिकॉन के लिए द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो थर्ड ऑर्बिट है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कौन सी है, थर्ड ऑर्बिट है सिलिकॉन के लिए। व्हाइल फॉर जर्मेनियम इट इज द फोर्थ ऑर्बिट, जबकि जर्मेनियम के लिए ये फोर्थ ऑर्बिट होता है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2s2p वाले, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए सबसे आखिरी में। तो कौन कौन से पे होते हैं ऑर्बिटल्स पे, 2s और 2p पर। हेंस द टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। तो अगर हम देखो एक एटम और क्रिस्टल को अगर हम कंपेयर करें तो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं आउटर ऑर्बिट में वो कितने हैं, 4। और यहां पर इस पूरे क्रिस्टल में कितने एटम्स मौजूद हैं, n। तो टोटल कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वो हो जाएंगे 4n। वो कितने हो जाएंगे, 4n, ठीक है। तो द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट इज 8। और जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर होता है आउटर ऑर्बिट में वो होता है 8। आपने इसको बैलेंसी निकालने के लिए सीखा होगा क्लास 9th में, ठीक है। तो सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स। तो 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स है। बात समझ पे आई? क्या हुआ यहां पर, हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग ने देखा कि जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी 4 होती है, कैसे हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने की कैपेसिटी होती है। तो 4 या तो ले लेगा या तो दे देगा या फिर शेयरिंग करेगा, यही पॉसिबिलिटी होती है ना। यानी कि जो ये तो एक इलेक्ट्रॉन में थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 एक एटम में। कितने टोटल एटम थे, n एटम्स थे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4n। और अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स कितनी है, 4 तो में है ही, 4 और बची हुई हैं जो कि खाली हैं, ठीक है। 4 और बची हैं जो कि खाली हैं। तो ये जो खाली वाली है, ठीक है, ये जो खाली वाली है, इन खाली वाली को मिलाकर हमारी टोटल 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स वहां पर हैं। तो these 8n discrete energy levels can either form a continuous band or they may be grouped in different band depending upon the distance between the atoms in the crystal, ठीक है। या तो ये सब मिलकर एक कंटिन्यूस बैंड बना दे या फिर ये ग्रुप करके अलग अलग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द जो डिस्टेंस होती है एटम्स की क्रिस्टल में, कि 2 एटम्स कितने डिस्टेंस पर हैं, उससे हमारा निकल कर आ जाता है, ठीक है। ओके, ये चीज। तो अब यहां पर at the distance between the atoms in the crystal lattice of Si and Gi, the energy band of these 8n states is split apart into
टू विच आर सेपरेट बाय एनर्जी गैप ऑफ Eg। तो जो लोअर एनर्जी बैंड होता है वो ऑक्युपाई हो जाता है 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, यानी कि T इक्वल टू 0 केल्विन पर 4n स्टेट्स यहां पर ऐसे क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाती हैं, और बाकी बची 4n स्टेट्स यहां पर रह जाती हैं। ठीक है, तो द अदर बैंड कंसिस्टिंग 4n एनर्जी स्टेट्स, यानी कि इस एनर्जी स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वही जो हमारा 8 एक SI के जो 8 हमारे पास एनर्जी स्टेट्स थी, उस एनर्जी स्टेट्स में से देखो 4 तो फिल्ड थी, 4 खाली थी। वही चीज यहां पर भी की गई कि अब क्योंकि बैंड फॉर्म हो गया तो 4n स्टेट्स भरी हुई हैं और 4n स्टेट्स खाली हैं उन 8n स्टेट्स में से। और 4n स्टेट्स यहां पर भरी हुई हैं कंप्लीटली जब हमने टेम्परेचर ले रखा है एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो अगर हम लोग नहीं लेते हैं तो कुछ इनमें आ जाती है थर्मल एनर्जी, और अगर वो थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि वो इस एनर्जी गैप को पार कर दे तो वो आ जाते हैं इस जगह पर। ठीक है, क्लियर, ये चीज होता है। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसके बीच में एक एनर्जी गैप होती है जिसको बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं? Eg। क्या बोलते हैं? Eg। क्लियर। तो द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड इज Ec एंड द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड इज सोन एज Ev। यहां पर इसको Ev लिखा जाता है इस जगह पर, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल को वैलेंस बैंड के Ev से लिखते हैं और लोवेस्ट एनर्जी लेवल को कंडक्शन बैंड के Ec से लिखते हैं। ठीक है, ये चीज। तो अबव Ec एंड बिलो Ev, Ec से ऊपर, सॉरी Ev से ऊपर और Ec से नीचे, Ec से नीचे और Ev से ऊपर एक हमारी ऐसी जगह होती है जहां पर कि कोई एनर्जी लेवल्स हमारे मौजूद नहीं होते हैं, इनको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। दूसरा, Ev से नीचे और Ec से ऊपर, Ev से नीचे और Ec से ऊपर, यहां क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि यहां पर बने हुए हैं क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, जो कि एक बैंड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी एनर्जी बैंड गैप की बात कर दी हमने। एनर्जी बैंड गैप, ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड गैप। इट मे बी लार्ज, स्मॉल और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो इसी एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा लेट सपोज कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, एक ऐसा जनरल दिया हुआ है कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, अगर कंडक्शन बैंड ओवरलैप करे वैलेंस बैंड के साथ, ये देखो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर ओवरलैप करता है, और क्यों होता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो क्या होगा यहां पर कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ओवरलैप होने के बाद यहां पर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सके, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, जिसके कारण से यहां पर की कंडक्शन हमारा पॉसिबल होता है, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा था वो कैसा था? कंडक्टर। यानी कि यहां पर जो एनर्जी बैंड गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना है? 0। ये जो गैप यहां पर ऐसे दिख रहा है वो यहां पर कितना है? 0 है। अब वही एनर्जी गैप अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, वही बैंड गैप जो होता है हमारा वो कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तो वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर, ठीक है, ये क्या है? इंसुलेटर। उसके बाद अगर ये जो हमारा बैंड गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है? कम। अगर वो क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो उस केस में जो यहां पर हमारा मटेरियल कहलाएगा वो कहलाता है सेमीकंडक्टर। वो क्या बनता है? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो मटेरियल्स हैं वो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इस तरीके से उस पे मौजूद होते हैं जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं,
और एनर्जी गैप के बेसिस पर, उनके बीच में एनर्जी गैप जो है उसके बेसिस पर मटेरियल्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टर्स या मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। यहाँ पर Eg 0 है, Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरीके से हमारे ये एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर सारे डिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो हमारा डिस्कशन है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।